Good morning, students. In class 11th, today we will start our next unit, next chapter, that is work, energy and power. वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर किसे बोलते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं टॉपिक को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा स्पेशल केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले है, फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ वर्क। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ वर्क डन। तो वर्क है वो किस केस में पॉजिटिव हो सकता है, किस केस में वर्क नेगेटिव हो सकता है, किस केस में हम वर्क डन को जीरो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वर्क कब बोलेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने किसी भी बॉडी को पुट किया और जब बॉडी के ऊपर एक फोर्स F अप्लाई करते हैं, अगर ये फोर्स उस बॉडी को कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दे तो हम कह सकते हैं वर्क इज डन। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड दैट फोर्स डिस्प्लेस कर दे बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस s, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो हम उस केस में बोल सकते हैं वर्क डन होगा। ठीक है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है हम उसको यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी ये फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, डिस्प्लेसेस यानी उस बॉडी को डिस्प्लेस कर दे, दैट बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर उस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस कर दे बॉडी को तो वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, अब वर्क डन के बाद हम अगर देखें वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस को मान लिया, उसके ऊपर किसी भी वुडन ब्लॉक को रख दिया और उसके ऊपर जब हम एक फोर्स F अप्लाई करते हैं तो मान लेते हैं किसी भी बॉडी को हम ऐसे पुल करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब पुल करोगे तो वहाँ पर हमारे पास जो मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो क्या है, फोर्स थीटा एंगल बनाता है, तो हम उस फोर्स को रिजोल्व कर सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो आपको पता है जिसके साथ थीटा है वो क्या होगा, कोस कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर है दैट विल बी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि मान लिया फोर्स के कारण वो बॉडी है डिस्प्लेस हो जाती है थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस, तो वहाँ पर वर्क डन क्या होगा, फोर्स कौन सा है बेटा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी बॉडी उस डायरेक्शन वाला फोर्स लेंगे तो वो कौन सा है, कोस कंपोनेंट, तो F कोस थीटा और साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट S। तो यहाँ पर F S कोस थीटा लिख सकते हैं। और आपको पता है फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है दैट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर के बीच में कोई एंगल कोस थीटा है तो कैसी प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट। तो हम वर्क डन को लिखते हैं, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्या है, एक स्केलर वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपने याद रखना है अगर हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा दैट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आयसन में तो हमने स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन किया था, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, केवल मैग्नीट्यूड होगा, उन क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट की। तो जो वर्क है उसको हम जूल में मेजर करते हैं, तो जूल क्या है, हमारी यूनिट ऑफ वर्क। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल वर्क को डिफाइन करो, तो हमें अगर फॉर्मूला पता है वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन को किस में मापते हैं, जूल में, फोर्स को किस में मापते हैं, न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं, मीटर में। तो हम इजीली उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं 1 जूल वर्क। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला देखें किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है,
m1 l1 t माइनस 2। हमने फर्स्ट यूनिट में डायमेंशनल फॉर्मूले को सोल्व करना सीखा था। तो हमें पता है फोर्स क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, एक्सेलेरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें डायमेंशनल फॉर्मूला मास किलोग्राम, यानी m1 ये क्या है लेंथ, l1 और डिस्प्लेसमेंट यानी ये सॉरी टाइम क्या है सेकंड। तो टी स्क्वायर बाई में है, तो अगर ऊपर लेके जाए तो टी की पावर माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट क्या है l1। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी m1 l1 और l1 क्या होगा, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर l2 और t माइनस 2, दैट इज आवर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। नाउ जो नेचर ऑफ वर्क डन है कि हमारा जो वर्क डन है वो किस किस टाइप का हो सकता है, तो दैट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो वर्क डन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, यानी अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से देखें तो वर्क डन क्या था हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या हमने लिखा था एफ एस कोस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव कब आएगी वर्क डन की, तो जब हमारे पास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब हमारे पास इफ थीटा क्या हो, लेस देन हो 90 डिग्री, अगर 90 से कम हो लेकिन ग्रेटर देन या इक्वल हो 0 डिग्री, तो उस केस में वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हो, जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो फोर्स क्या करे, उस बॉडी को कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दे और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उसको वर्क डन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे में नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो ग्रेटर हो, किससे, ग्रेटर हो किससे, 90 डिग्री से, ठीक है। 90 से ग्रेटर हो और क्या हो, लेस हो किससे, 180 डिग्री से, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, 90 से ऊपर जाओगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो वहाँ पर वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर की ओर उठाते हैं तो हम यहाँ पर क्या है, ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बॉडी के अंदर, ऊपर की ओर है। जबकि फोर्स देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वो क्या है, नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पर फोर्स ग्रेविटेशनल नीचे की ओर लगता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो उस केस में वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और जीरो वर्क डन कब होगा, जब हमारे पास थीटा क्या हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है कोस 90 क्या होता है, जीरो। अगर कोस 90 की वैल्यू जीरो रखेंगे, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास एक लेडीज है, ठीक है, और वो लेडीज क्या करती है, कुएं से पानी को भर के लाती है, तो यहाँ पर ये देखो, अगर कोई लेडीज किसी पानी के घड़े को भर के लेके आए तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की ओर जा रही है और फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, उस मटके के वेट के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर 90 होगा तो कोस 90 क्या होता है, जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो उस केस में वर्क डन क्या कहलाएगा, जीरो वर्क डन होगा, ठीक है। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग एट ए परपेंडिकुलर, ठीक है, विद ईच अदर, देन द वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। या दूसरा केस क्या हो सकता है, जब अगर मान लिया चाहे तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए, तो यहाँ पर अगर चाहे फोर्स की वैल्यू जीरो कर दें, अगर फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क डन जीरो होगा। अगर फोर्स भी लग रहा है, एंगल भी 90 नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। मान लिया अगर हम दीवार को धक्का लगाना शुरू कर दें तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
और डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर जीरो है तो वर्क डन क्या कहलाएगा, जीरो। ओके, तो आपने ये एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। अगर इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप करके मेरे से आंसर पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।